हेलो एक्सप्लोरर्स, माई सेल्फ रोशनी एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट चार्टर, जहाँ पे पढ़ाई होती है बियॉन्ड मेमोराइजेशन। यहाँ सर्टिफिकेशन बना है और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आज मैं लाइव क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। यस, वही नेचुरल रिसोर्सेज जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेचर रिसोर्स कब बनता है, उसकी कैटेगरीज क्या क्या होती है, क्या हम उस रिसोर्सेज को बचा के यूज करते हैं, अगर हम उसे वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इस चैप्टर की हर एक वीडियोस अच्छे से देखना, पूरी सीरीज अच्छे से देखना। सो लेट्स मूव ऑन एंड एक्सप्लोर दिस चैप्टर। कुछ अमेजिंग सी चीजें दिख रही है, ये वाटरफॉल, ये एनिमल्स, ये ट्रीज, इवन ये रॉक, सनलाइट, सन, क्लाउड्स, बर्ड्स, ये सारी चीजें क्या है आपको पता है? यस, ये है नेचर। मतलब हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास जितनी भी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिन्हें ह्यूमंस क्रिएट नहीं करते, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचर। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स। मतलब नेचर रिसोर्स कब बनता है। उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि नेचर क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नेचर इंक्लूड्स all living, that is life, and non-living things in our environment that are not made by humans. So सारी लिविंग थिंग्स और सारी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एनवायरमेंट में जो है, जिसे ह्यूमन क्रिएट नहीं करते, वो होता है नेचर। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ट्रीज, माउंटेन्स, रिवर्स, एनिमल्स, एयर या सॉइल। आप बताओ, क्या इन चीजों को ह्यूमंस ने क्रिएट किया है? बोल मत देना कि एयर को ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, कैसा होता है? नहीं। सो व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स, जो हमारा क्वेश्चन था, नेचर बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन ह्यूमन यूज इट फॉर देयर नीड्स। जब ह्यूमंस, हम ह्यूमंस, आप ह्यूमन, हम जब ह्यूमंस उस नेचर को यूज करते हैं, हम अपनी नीड्स के लिए यूज करेंगे, अपनी यूटिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। तो जब हम उसे अपने नीड्स के लिए यूज करते हैं, वो चीज, वो नेचर की एलिमेंट बन जाती है एक रिसोर्स। देखो, यूजिंग थिंग्स डायरेक्टली फॉर सर्वाइवल, कुछ चीजें हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जैसे हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, फूड खाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं फॉर आवर सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स हमें जिंदा रहने के लिए वो चीजें जरूरी है। नेक्स्ट, creating new things from the natural materials, that means making furniture from wood. जैसे एक वुड है, वुड से हमने बनाया फर्नीचर, तो वो क्या हुआ? एक नया चीज बनाई, और वो जो नया चीज है वो हमें एज अ रिसोर्स काम आएगी। समझ में आया? चल नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ट्री बिकम्स अ रिसोर्स। एक ट्री जब तक वो जंगल में है या फॉरेस्ट में है, वो क्या है? सिर्फ एक नेचर का एलिमेंट है। बट अगर हम उस ट्री को कट करेंगे और यूज करेंगे फॉर आवर नीड्स, उसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ टेबल, वो क्या बन गया? एक रिसोर्स। समझ में आया कि नेचर में जो चीज है उसे कोई यूज नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो नेचुरल एलिमेंट है। बट जब उसे ह्यूमंस यूज करेंगे, वो क्या बनेगा? एक रिसोर्स। समझा? नेक्स्ट देखो, resources are things in nature that we use to meet our needs. So resources क्या है? वो चीजें जो नेचर में मिलते हैं, जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 कंडीशन फॉर अ रिसोर्स? बट उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मुझे ये बताओ कि अभी हमने पढ़ा कि नेचर में हमें जो चीजें मिल रही है, उसे हम अपनी नीड्स फुलफिल कर रहे हैं, वो बनेगा रिसोर्स। बट क्या नेचर में मिलने वाली वो सारी चीजें रिसोर्स बन सकती है? सोचो, आपका आंसर होगा यस, बट द आंसर इज नो। सारी चीजें रिसोर्स नहीं बन सकती। उसे रिसोर्स बनने के लिए 3 कंडीशंस लगते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है? फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, दैट मीन्स वो जो चीज है उस तक हम पहुंच सके। कैसे पहुंचोगे? थ्रू टेक्नोलॉजी। हमारे पास
मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम उस तक रीच हो सके। जैसे ऑयल है डीप अंडर द ओशन, ओशन के एकदम डीप में है ऑयल, तो हम उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ड्रिलिंग मशीन। बट अगर हमारे पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है तो क्या हम उस ऑयल तक पहुंच पाएंगे? बताओ, नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो यहाँ पे वो चीज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हमें नहीं हो पा रही, दैट मीन्स वो चीज रिसोर्स नहीं बनेगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंडीशन है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इट शुड नॉट बी टू हाई। उसका जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होता है वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वर्थ द मनी, मतलब हमारे अमाउंट के हिसाब से ही होना चाहिए और हमें अफोर्डेबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, माइनिंग अ मेटल दैट इज टू एक्सपेंसिव टू डिग अप नॉट फिजिबल। सो हम जब मेटल्स को माइनिंग करते हैं उसका एक्सट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, तो वो चीज हमारे लिए फिजिबल नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट अफोर्ड कर पा रहे। तो क्या वो चीज एक रिसोर्स बनेगी? नहीं। तो हमें रिसोर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल, दैट मीन्स मनी, हम उस चीज को अफोर्ड कर सके। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कल्चरली एक्सेप्टेबल, दैट मीन्स देखो, जब तुम कुछ चीज को यूज कर रहे हो, कुछ नेचुरल एलिमेंट को यूज कर रहे हो, तो जो आसपास के लोग हैं, लाइक जिसके उनसे बिलीव्स और ट्रेडिशन जुड़े हुए हैं, उनको हर्ट ना हो। जैसे कटिंग ट्रीज इन अ सैक्रेड ग्रुप। सैक्रेड मीन्स जो लाइक रिलीजियस पर्पस के लिए जो एरियाज होते हैं या जो चीजें होती है फॉर रिलीजियस पर्पस, उसे हम कहते हैं सैक्रेड। सैक्रेड ग्रोव्स मीन्स ऐसा फॉरेस्ट या ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी ट्रीज है जिनको फॉर रिलीजियस पर्पस या फॉर वर्शिप के लिए वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम वहां जाके उन ट्रीज को कट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रीज को कट किया, ठीक है, बट वहां पे उन लोगों के बिलीव्स जुड़े हुए थे उनसे, तो वो लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो ये चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो दिस इज व्हाट कल्चरली एक्सेप्टेबल। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्पेशल नोट, जहाँ पे हमने एक्सप्लॉयटेशन वर्ड पढ़ा था हमारे टेक्स्ट बुक में है, तो एक्सप्लॉयटेशन वर्ड यहाँ पे इन ज्योग्राफी मीन्स क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन और कंजर्प्शन, मतलब उस चीज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना और यूज करना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। उसका कोई गलत मीनिंग नहीं है, कोई बैड या अनफेयर यूज नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आया एक्सप्लोरेशन मीन्स? चलो नेक्स्ट, अब मुझे बताओ कि नेचर को रिसोर्स बनने के लिए कौन कौन से वो 3 कंडीशंस थे? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और बताओ कल्चरली एक्सेप्टेबल। चलो नेक्स्ट, आपको पता है हमारी अर्थ के पास एक हिडन ट्रेजर है जो फॉर्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म होते हैं। सो दिस इज व्हाई वी मस्ट यूज देम वाइजली या केयरफुली। देखो, कुछ रिसोर्सेस हमने देखा जो हमें डेली लाइफ में दिखते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, वो हम फील कर सकते हैं, आसपास देख भी सकते हैं। बट कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हिडन होते हैं, जो हमारी अर्थ की ट्रेजर होती है या डीप इनसाइड छुपे हुए होते हैं। कौन कौन से रिसोर्स है? कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन जैसे डायमंड्स, रूबीज, की सारी चीजें हमारी अर्थ के अंदर छुपे हुए हैं। मेटल ओर्स जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, देन टिम्बर जो वुड है यूज फॉर बिल्डिंग्स। तो ये सारी चीजें हमारी हिडन रिसोर्सेस है। समझ में आया? यही है वो अर्थ का ट्रेजर। नेक्स्ट, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस दैट occur naturally in the environment, that means वो man made नहीं है, are valuable and useful to humans। so वो valuable भी है और useful भी to the humans। समझ में आया पक्का? चलो नेक्स्ट है डोंट मिस आउट, जिसे कहीं मिस नहीं करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। सो नेचर एज अ सैक्रेड इन इंडिजीनियस ट्रेडिशन, नेचर को सैक्रेड माना जाता था कब? इंडिजीनियस ट्रेडिशंस में। अब ये इंडिजीनियस ट्रेडिशन आप ये भी कह सकते हो कि ट्राइबल ट्रेडिशन या फिर जो ओल्ड ट्रेडिशंस चलते थे तब, लाइक जब नेटिव ट्रेडिशन जो उस एरियाज में रहते हैं,
वो अपने नेचर को सैक्रेड मानते हैं. सो इन मेनी इंडिजीनियस दैट इज ट्राइबल एंड नेटिव कल्चर्स, नेचर इज कंसीडर्ड सैक्रेड. नेचर को क्या कंसीडर किया जा रहा है? सैक्रेड. नेचर है उनके लिए गिवर ऑफ लाइफ, जिसे वो एज अ मदर, नर्चरर और प्रोटेक्टर की तरह देखते हैं. अब मदर मीन्स नेचर को हम अपनी माँ मान रहे हैं, अपनी मदर की तरफ ट्रीट कर रहे हैं. नर्चरर मतलब वो हमें और ग्रोथ दे रही है, एंड प्रोटेक्टर मीन्स कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है. सो उनके लिए हार्मिंग द नेचर कंसिडर्ड रॉन्ग और डिसरिस्पेक्टफुल. सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारी मदर को कोई हार्म करेगा तो क्या मानोगे तुम? रॉन्ग ही मानोगे ना, या डिसरिस्पेक्टफुल ही मानोगे. क्यों? क्योंकि शी इज योर मदर. सेम एज ये लोग नेचर को यहाँ मदर मानते हैं, प्रोटेक्टर मानते हैं और नर्चरर मानते हैं. तो अगर उन्हें कोई हार्म करेगा तो वो रॉन्ग ही हुआ ना. यस. नेक्स्ट, व्हाई नेचर इज कंसिडर्ड सैक्रेड. नेचर को सैक्रेड क्यों कहा है या क्यों कंसिडर किया जाता है? देखो, ह्यूमंस और जो नेचर है वो डीपली कनेक्टेड है एक दूसरे से. मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमंस और नेचर एक दूसरे से कनेक्टेड है. फ्रॉम द स्टार्टिंग फेज, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि कैसे जो ह्यूमंस थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने नेचर से ही स्टार्ट किया, अपनी लिविंग स्टार्ट की अपनी, है ना. सो पीपल डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड. पीपल किस पे डिपेंड है? ऑन नेचर. फॉर व्हाट? फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन. फूड हो, वाटर हो, शेल्टर या मेडिसिन हो, क्या ये चीज तुम क्रिएट करते हो? नहीं, ये सारी चीजें हमें नेचर देती है, एंड दिस इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सैक्रेड. समझ में आया? नेक्स्ट, therefore they treat nature with respect and gratitude. So इसी वजह से ये लोग नेचर को ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट के थ्रू मानते हैं. सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया. ये था हमारा टॉपिक, दैट इज व्हेन डज नेचर बिकम्स अ रिसोर्स. सो चलो इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो है कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज है, क्या क्या चीजें हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं. कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाई डू वी कैटेगराइज रिसोर्सेज? हमें कैटेगराइज करने की क्या जरूरत है? पहले ये जानो कि कैटेगराइजेशन होता क्या है. कैटेगराइज में हम क्यों डिवाइड करते हैं? कैटेगराइजेशन मीन्स कि ग्रुपिंग थिंग्स, बट बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैटेगरीज. वो जो चीज सिमिलर फीचर्स वो जो शेयर कर रहे हैं, उस बेसिस पे हम थिंग्स को ग्रुप कर रहे हैं. सो व्हाई डू वी डू इट? हम ये चीज क्यों करते हैं? टू कम्युनिकेट क्विकली एंड इफेक्टिवली, ताकि हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं. जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, सुना होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना. तो लिविंग और नॉन लिविंग हमने ये कैटेगरी क्यों बनाई? और हमने ये कैटेगरी बनाई तो इनमें वो सारी चीजें आ जा रही हैं. अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दूं या लिविंग बींग्स कह दूं, तो उसमें वो सारी चीजें आती है जिसमें लाइफ होती है. नॉन लिविंग थिंग्स कह दो तो उसमें वो सारी चीज आ जाती है ना जिसमें लाइफ नहीं होती. तो दिस इज व्हाई कैटेगराइजेशन इज डन. सो इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग समथिंग एवरी टाइम, देखो अब मैंने कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स कहा, तो लिविंग थिंग्स में सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें लाइफ है. अब तुम ट्रीज लो, ह्यूमंस लो, एनिमल्स लो, प्लांट्स लो, ये सब आ जाएंगे. तो सेम यहाँ पे कहा है कि हम उस चीज को बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बस एक शॉर्ट वर्ड में, एक सिंगल वर्ड में हम उस चीज के बारे में बता दे रहे हैं. सो समझ में आपको? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू हमने यहाँ पे कैटेगरीज की. बट हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैटेगराइज करते हैं ताकि हम उससे अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से हम उसे यूज कर सके. समझ में आए? तो क्या आप एक्साइटेड हो इन कैटेगरीज को देखने के लिए? चलो, फर्स्ट कैटेगरी है कैटेगरी बेस्ड ऑन यूज. यहाँ पे 3 टाइप्स आते हैं. लाइक बेस्ड ऑन यूज, उसके यूज के बेसिस पे हम यहाँ कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट देखो, रिसोर्स इज एसेंशियल फॉर लाइफ. मतलब लाइफ के लिए जो रिसोर्सेज जरूरी है वो. अब बताओ आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? है फोन चाहिए, है ना. फोन चाहिए, वाईफाई चाहिए, उसमें हम जिंदा रह जाएंगे, यही बोलोगे? नहीं, हमें क्या चाहिए? एयर. एयर ताकि हम ब्रीथ कर सके. फोन लेके तुम ब्रीथ कर लोगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यस मैम हम ब्रीथ कर लेंगे. नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए टू ड्रिंक एंड सॉइल चाहिए टू ग्रो फूड.
फूड के बिना भी नहीं रह सकते हैं, वाटर के बिना भी नहीं रह सकते और एयर के बिना भी नहीं रह सकते हैं। सो ये 3 ऐसे एसेंशियल चीज़ें, एसेंशियल रिसोर्सेस है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। देखो, वाटर नहीं है तो भी आप जी नहीं पाओगे, फूड नहीं है तो भी नहीं जिंदा रह पाओगे, और एयर नहीं तो इम्पॉसिबल ही है। थिंग्स विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। सो ऐसी चीजें जिसके बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। मटेरियल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें कुछ मटेरियल बना के दे रहे हैं, या हम उससे कुछ मटेरियल्स बना सकते हैं। जैसे देखो, नेचुरल थिंग्स वी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर यूटिलिटी एंड और ब्यूटी। सो हम कुछ ऐसे नेचुरल थिंग्स को यूज कर रहे हैं ताकि हम उससे कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकें, यूटिलिटी या फिर ब्यूटी के लिए। जैसे वुड से हमने चेयर बनाया, या फिर हम स्टैचूटी बनाते हैं। स्टैचूटी मीन्स आपने देखा होगा वुडन के जो स्टैचूज रहते हैं, घर में हम रखते हैं ना फॉर शोपीस। यस, वही। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल भी है, मार्बल से हम टाइल्स वगैरह बनाते हैं। देन कोल, देन गोल्ड। सो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। ऐसे रिसोर्सेज जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। वो एनर्जी बॉडी वाली नहीं, नहीं वो एनर्जी नहीं, ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन को इजी बना रही है। सो नेचुरल रिसोर्स दैट गिव अस एनर्जी फॉर, किसको एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, ट्रांसपोर्ट को और प्रोडक्शन को। ठीक है, सो इसके एग्जांपल्स क्या है, कोल, वाटर, पेट्रोलियम, सनलाइट एंड विंड। सो ये सारे उसके एग्जांपल्स है ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। नेक्स्ट देखो, इंडिया स्पेशल। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है वो हमें एक वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज देती है। जैसे वुड से लेकर मार्बल तक, मतलब वुड टू मार्बल क्यों कहा है, क्या वुड से मार्बल बना रहे हैं, नहीं। यहाँ पे वुड दैट मीन जो सॉफ्ट चीज है, फ्रॉम वुड टू अ हार्डन मटेरियल दैट इज मार्बल। जैसे कोल जैसे नॉन प्रीशियस है, उससे लेकर जो प्रीशियस थिंग है जैसे गोल्ड, तो इससे कहा है वुड टू मार्बल एंड कोल टू गोल्ड। ये सारी चीजें हमारी इंडिया में मिलती है। समझ में आया? रिसोर्सेज कैटेगरीज बेस्ड ऑन यूज, कौन कौन सी कैटेगरीज, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ, एसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिसोर्सेज फॉर मटेरियल एंड रिसोर्सेज फॉर एनर्जी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरीज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, दैट मीन्स वो कितनी जल्दी फिर से रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें दो नेचर के सुपर पावर्स के बारे में पढ़ना है, जो है रिस्टोरेशन। फर्स्ट है रिस्टोरेशन, नेक्स्ट है रीजनरेशन। देखो, रिस्टोरेशन मीन्स कि नेचर यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कुछ चीज टू इट्स ओरिजिनल हेल्थ, वो उसकी ओरिजिनल हेल्थ में ला रहा है आफ्टर डैमेज। जैसे आपने देखा होगा कि आपका स्किन कट हो गया, स्किन में कट हो गया तो खून आ रहा है, उसके बाद देखना वो धीरे धीरे खुद को हील करता है। जब वो हील हो जाता है दैट मीन्स उसका ओरिजिनल स्टेट में वो वापस आता है, एक हेल्दी स्टेट में वापस आता है ना। नोटिस किया होगा आपने? यस। नेक्स्ट देखो, अ फॉरेस्ट रिकवर्स आफ्टर अ वाइल्ड फायर। सो फॉरेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकवर कर रहा है खुद को। कब? एक वाइल्ड फायर के बाद, एकदम भयानक वाली आग लग गई जंगल में, तो क्या वो जमीन पूरी तरह से खराब हो जाएगी? नहीं, वहां पे फॉरेस्ट फिर से रिकवर करेगी अपने आप को। नेक्स्ट देखो, रीजनरेशन। ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है न्यू लाइफ एंड कंडीशन फॉर थ्राइविंग, मतलब यहाँ पे एक न्यू लाइफ क्रिएट कर रहा है और एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर रहा है ताकि वो और अच्छे से थ्राइव हो सके और अच्छे से ग्रो हो सके। नेक्स्ट, प्लांटिंग नेटिव ट्रीज इन अ क्लियर्ड एरिया ब्रिंग बैक। हाँ, ट्री गिर गया, अब वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा विथ बैक्टीरियाज और फंगाइस, देन वो धीरे धीरे वो सॉइल का पार्ट बन जाएगा एंड सॉइल में मिक्स हो। ट्रीज को हमने प्लांट किया जिसकी वजह से वहां के जो बर्ड्स और एनिमल्स गए थे वो अब वापस आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक न्यू लाइफ हमने क्रिएट की। समझ में आया रिस्टोरेशन और रीजनरेशन? रिस्टोरेशन मीन्स उसकी ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में वापस लाना। फॉर एग्जाम्पल योर फिंगर कट, जब स्किन कट हो जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट रीजनरेशन मीन्स कि उसको एक न्यू लाइफ देना। जैसे क्लियर एरिया में हमने कुछ ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स वापस आ गए। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं नेचर साइकिल। क्या ये वो साइकिल है जिसपे आप राइड करते हो? वो आपकी वाली साइकिल नहीं, ये वो साइकिल है जिसमें वेस्ट बिल्कुल नहीं होता और ये साइकिल चलाता है नेचर। कैसे चलाता है? वो आपकी वाली साइकिल नहीं, ये एक इमेजिनरी साइकिल है। जैसे देखो एक बड़ा सा ट्री है, वो गिर गया, हाँ ट्री गिर गया, अब वो क्या होगा? डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होगा विथ बैक्टीरियाज और फंगाइस। देन वो धीरे धीरे वो सॉइल का पार्ट बन जाएगा एंड सॉइल में मिक्स होने के बाद उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करेंगे? सॉइल को एनरिच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वहां पे एक न्यू ट्री ग्रो होगा। दैट मीन्स देखो कैसे एक ट्री गिरने के बाद वो डिकम्पोज हो गया, फिर वो सॉइल का पार्ट बन गया, वहां पे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए और एक न्यू प्लांट ग्रो हो गया। तो दिस इज हाउ दिस नेचर रिपीट्स इट्स साइकिल। फिर देखो अब ये प्लांट बना, फिर ये बड़ा ट्री बनेगा, फिर ये गिरेगा, फिर ये सेम प्रोसेस होगा एंड दिस इज व्हाई इट इज नोन एज नेचर साइकिल नो वेस्ट। अब बताओ क्या यहाँ पे कुछ भी चीज वेस्ट हुई है? हुई है? नहीं ना। सो दिस इज व्हाई इट इज नोन एज नेचर कभी भी वेस्ट नहीं करता, वो खुद को नेचुरली रिस्टोर करता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ये वो रिसोर्सेस है, ये वो नेचुरल रिसोर्सेस है जो खुद से रिप्लेनिश हो जाते हैं ओवर अ टाइम थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ये कौन सा नेचुरल प्रोसेस? रिस्टोरेशन और रीजनरेशन वाला नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो ये वो रिसोर्सेस, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर द नेचुरल रिसोर्सेस दैट कैन रिप्लेनिश देमसेल्फ। वो खुद से रिन्यू हो जाते हैं, बट कब? ओवर द टाइम थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। नेक्स्ट देखो दिस रिसोर्सेस स्टे रिन्यूएबल ओनली इफ। ये जो रिसोर्सेस है वो रिन्यूएबल कब रहेंगे? जब तक नेचुरल प्रोसेस, कौन सा नेचुरल प्रोसेस? रिस्टोरेशन और रीजनरेशन डिस्टर्ब ना हो तभी। मतलब अगर हम रिस्टोरेशन और रीजनरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या ये चीज या क्या ये रिसोर्सेस रिन्यू होंगे? नहीं होंगे। We use them in a sustainable way. That means we do not use them faster than the nature can replenish them. मतलब हम उन रिसोर्सेस को सस्टेनेबल वे में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इतना जल्दी यूज ना करो कि नेचर उसे रिप्रोड्यूस कर ही ना पाए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो गया, मतलब हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इतना फास्टली यूज किया कि वो रिन्यू हो ही नहीं पाया, तो सिचुएशन क्या होगी? सोचो, वो रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो कभी वापस नहीं आएगा या उससे मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे वापस आने में। समझ में आ रहा है? चलो सो ये है कुछ एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें फर्स्ट है सोलर एनर्जी। मतलब जो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। सो एनर्जी फ्रॉम द सन दैट कैन बी कैप्चर्ड यूजिंग सोलर पैनल्स। मतलब जो एनर्जी सन से मिल रही है उसको हम कैप्चर कर रहे हैं, बट कैसे? थ्रू द सोलर पैनल्स यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ये यूज क्यों किया जा रहा है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। समझ में आया? नेक्स्ट विंड एनर्जी आर सेकेंड रिन्यूएबल रिसोर्स। विंड एनर्जी जैसे एनर्जी फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एयर दैट टर्न्स टर्बाइंस। सो यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ द एयर आ रहा है उसकी वजह से जो टर्बाइंस है, ये है टर्बाइंस, तो ये जो टर्बाइंस है वो भी मूव हो रहे हैं, वो भी टर्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर। ये जो फ्लोइंग वाटर है फ्रॉम द रिवर, स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल से जो वाटर फ्लो हो रही है वो हम यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर का नाम सुना है या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है? तो वो कैसे जनरेट होता है? थ्रू वाटर। नेक्स्ट टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। टिम्बर मीन्स जो लकड़ियां हम फॉरेस्ट से लेते हैं, दैट इज टिम्बर। वुड फ्रॉम द ट्रीज दैट कैन बी ग्रोन थ्रू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सो वो वुड जो हम ट्रीज से ले रहे हैं जो फिर से रीग्रो हो सकते हैं
through the sustainable forest management. Used in construction, furniture, paper and more. So ये जो trees, ये जो timber हम ले रहे हैं वो कहाँ use कर रहे हैं हम? Construction में, for furniture making as well as paper and और भी सारी चीजों में. ठीक है. Next देखो soil and river. So soil and rivers जब naturally restore हो सके तभी. ये भी एक renewable resource है, जब हम उसे naturally restore होने दें तभी तक. This is soil fertility. River restore हो रहे by the natural process over the time. Soil की fertility maintain रहे, जो river है वो restore हो सके by the natural process. Next, support agriculture, ecosystem and clean water supply. So ये क्या कर रहे हैं? Support कर रहे हैं ecosystem को और agriculture को as well as clean water supply provide कर रहे हैं. So आपको पता है ये कुछ है examples of renewable resources जो खुद से replenish हो सकते हैं, but अगर हम उन्हें time दें तभी और उनकी natural process disturb ना करें तभी. कौन सी natural process? Restoration and regeneration. समझ में आया? चलो next देखते हैं. Next है एक example. That means if a cut trees faster than the forest can grow back, then timber becomes a non-renewable resource. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम उन resources को, जैसे यहाँ trees है, trees को हमने cut किया, ठीक है, but इतना faster way में cut कर रहे हैं कि forest उसे regrow कर ही नहीं पा रहा, तो क्या होगा? वो जो timber है वो बन जाएगा non-renewable resource. समझ में आया? नेक्स्ट एक और रियल लाइफ प्रॉब्लम है जो इन्वॉल्व करती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जैसे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज और कटिंग फॉरेस्ट. फॉसिल फ्यूल्स वाली जो इंडस्ट्रीज होती है उसके साथ साथ अगर हम फॉरेस्ट भी कट करें, उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा. किसका टेम्परेचर? हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड वो अफेक्ट करेगा ऑन द हिमालय ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स मतलब जो हिमालय से जो बर्फ पिघलती है, दैट इज ग्लेशियर्स. तो वो जो ग्लेशियर्स है वो जल्दी जल्दी मेल्ट होंगे एज कंपेयर टू द स्नोफॉल. मतलब स्नोफॉल जितनी स्पीड से क्रिएट कर रहा है उससे ज्यादा स्पीड से ये मेल्ट होती जाएंगे एंड ये अफेक्ट करेगा वाटर सप्लाई फॉर द प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स प्लेन्स जो एरियाज होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, वहां पे वाटर सप्लाई इफेक्ट करेगा क्योंकि प्लेन्स में यहाँ एग्रीकल्चर होती है एंड एग्रीकल्चर के लिए मेन क्या चाहिए उन्हें? वाटर. एंड वही वाटर नहीं मिलेगा. इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स भी है. देखो, फैक्ट्री वेस्ट गो इनटू द रिवर्स. जो फैक्ट्रीज है वो अपना वेस्ट कहाँ डालते हैं? रिवर्स में डालते हैं. रिवर्स का जो वेस्ट है वो डिके नहीं हो पाता, दैट मीन डिकम्पोज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिवर्स है वो पॉइजनस हो रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है लाइफ. मतलब ये है डेंजरस फॉर द फिशेस आल्सो एंड ऑल द लिविंग बीइंग्स लिविंग इन द ओशन और द सी. समझ में आया? नेक्स्ट देखो, सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. तो सस्टेनेबल यूज और प्रोटेक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द लाइफ ऑन अर्थ. हमारी अर्थ की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. क्या जरूरी है? सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन. चलो नेक्स्ट देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. यस, ये वही रिसोर्सेज है जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं टू फॉर्म. इन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. एक ह्यूमन लाइफ तक उतने सर्वाइव नहीं कर पाएगी. 100 साल जी जाओ वही बहुत है, ये तो मिलियंस ऑफ ईयर्स है. सो cannot be replaced quickly. ये अगर हम एक बार यूज कर लिए तो वो फिर से रिप्लेस नहीं हो पाती. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल है इसके कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर. सो ये सारे उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. एंड डू यू नो कि इंडिया के पास गुड अमाउंट ऑफ कोल था. मतलब इतना कोल है इंडिया के पास, बट जो करंट यूजेज रेट चल रहा है, दैट मीन जो रैपिडली लोग यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो रिपोर्ट्स है वो ऐसा बता रहा है कि ये जो 50 इयर्स तक ही बचेगा. मतलब इतना सारा कोल तुम इतनी जल्दी यूज कर रहे हो कि वो लास्ट 50 इयर्स तक ही बचेगा, उसके बाद नो कोल. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इफ वी ओवर यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज or disturb nature's cycle, we can face serious problems.
सो अगर हम इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ओवर यूज करेंगे एज वेल एज इसकी जो नेचर की साइकिल है उसे डिस्टर्ब करेंगे, तो हमें बहुत से सीरियस सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वाटर शॉर्टेज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब तुम्हें बताओ ना कि ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा, तो बायोडाइवर्सिटी भी जाएगी, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। वाटर शॉर्टेज भी होगा, वाटर मिलेगा ही नहीं तो इंसान जिंदा कैसे रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ में आया है? चलो, समझा आपको ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट। ये कुछ ट्रेडिशनल नॉलेज है जो बता रहे हैं कि कैसे हमें नेचर को बचाना चाहिए। अर्लियर जो कम्युनिटीज थे वो रहते थे क्लोज टू द नेचर, नेचर के एकदम पास रहते थे। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेज निकाले थे टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। जैसे कुछ ही रिटर्न रूल्स नहीं थे कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते थे, जो हेल्प करते थे नेचर को हेल्दी रखने में। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग एंड स्पॉनिंग सीजन। क्या आपको पता है जो श्रावण का महीना होता है इन द हिंदू कैलेंडर, उसमें क्या होता है कि हम नॉनवेज वगैरह छोड़ देते हैं, है ना? तो उस टाइम पे ये कनेक्टेड है टू द स्पॉनिंग सीजन एंड ये ट्रेडिशनली उसी लिए निकाली गई थी। जैसे यहाँ देखो, जो स्पॉनिंग सीजन होती है, ठीक है, उस टाइम पे फिशिंग करना मना होता था, ठीक है। तो ऐसे ही इसको कनेक्ट करो टू द श्रावण का महीना, उस टाइम पे जो नॉनवेज वगैरह वो नहीं खाते हैं, है ना? दैट मीन्स फिशेस को भी यूज नहीं किया जा रहा है। तो स्पॉनिंग सीजन जब फिशेस एग्स देती है अपने, सो उस टाइम पे फिशिंग नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से फिश की पॉपुलेशन ग्रो हो पा रही थी। मतलब यहाँ पे फिश की पॉपुलेशन क्या हो रही है? रिचार्ज हो रही है ना? तुमने यूज किया बट वो अब रिचार्ज हो गया। नेचुरल मेथड है फॉर कंजर्वेशन, मतलब बचाने का एक नेचुरल मेथड क्या है? स्पॉनिंग सीजन, जब फिशेस अपनी एग्स को ले करती है, दैट इज द रिप्रोडक्शन सिस्टम। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंड विद कमर्शियलाइजेशन। यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ने सिचुएशन इतनी वर्स्ट कर दी कि लार्ज स्केल फिशिंग हो रही थी बिकॉज ऑफ कमर्शियल फिशिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल फिशिंग हो रही थी, जिसके वजह से ओवर फिशिंग हो जा रही थी, मतलब जितना चाहिए उससे एक्स्ट्रा 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 हो जा रहा था। एंड जिसकी वजह से एक टूना फिश थी, ठीक है, टूना फिश वो काम आती थी ताकि वो स्मॉल फिशेस को खा जाए, मतलब स्मॉल फिशेस को खाने के लिए वो फेमस थी या उसका काम था, ठीक है। तो वो जो टूना फिश थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर द ओशन फूड चेन, एंड बहुत सारे लोग ने कमर्शियलाइजेशन के लिए उस टूना फिश को फिशिंग किया, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई रैपिडली। एंड जिसका काम था यहाँ पे स्मॉल फिशेस और श्रिम्प्स को खाना, तो अब क्या हुआ? टूना फिश कम हो गई, स्मॉल फिशेस बढ़ गए और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया टू कंट्रोल द टूना फिश। बट आपको तो पता ही है ह्यूमन बींग्स, तो उन्होंने क्या किया? डिक्लाइन अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, मतलब उन्हें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, डोंट मिस आउट, इसको भी मिस नहीं करते हैं। सो इकोसिस्टम फंक्शंस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये बताओ, फंक्शन और सर्विस का मीनिंग पता है आपको, या इकोसिस्टम पता है? नेचर में जो भी हमारे आसपास है, जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो सब एक दूसरे पे कनेक्टेड होते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम फंक्शन क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो लेता है, टेक प्लेस करता है इन द नेचर, एंड यहाँ पे कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं काम करते, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शंस, मतलब एग्जाम्पल्स है कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। फंक्शन मीन्स काम करना। ट्रीज है, ट्रीज नेचर के एलिमेंट है, ये क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीजन को। फॉरेस्ट है जो एक नेचर के एलिमेंट है, ये वाटर को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। रूट्स है जो सॉइल को होल्ड करता है, प्रिवेंट करती है इरोशन। इंसेक्ट्स है जो पॉलिनेट करते हैं फ्लावर्स। फॉरेस्ट है जो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर्स टू द एनिमल्स, ठीक है। ये सब क्या हुआ? उनका काम। अब देखो, ये है इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब जो नेचर ने काम किया उससे हमें बेनिफिट्स मिले, हम ह्यूमंस को बेनिफिट्स मिली, दैट इज इकोसिस्टम सर्विसेज।
ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? देखो, नेचर ने काम किया तो वो नेचर का वर्क हुआ, दैट इज इकोसिस्टम फंक्शंस। नेचर की जो सर्विसेज है वो क्या है? ह्यूमंस को जो बेनिफिट्स मिला उस नेचर की वर्क से। जैसे सॉइल को उसने रोक के रखा, है ना, सॉइल इरोशन से बचाया, तो उससे क्या होगा? फूड ग्रो होगा। जैसे यहाँ देख लो, इकोसिस्टम फंक्शन, जो नेचर ने काम किया, फूड ग्रो किया, खाने का काम कौन करेगा? हम। बेनिफिट्स हमें ही मिल रही है ना, तो हम ही खाएंगे। तो समझ में आया आपको? तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो चलो इसका हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज यू आर द एक्सप्लोरर्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशन। सो अब हम जानेंगे कि इन नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। So distribution of natural resources and its implication. What does distribution of resources mean? मतलब ये बताओ मेरे को पहले कि क्या इंडिया में या वर्ल्ड में सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? द आंसर इज नो। कहीं पे भी जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। So natural resources like water, minerals, oils and forests are not spread equally across the world or even a single country. तो एक सिंगल कंट्री हो या पूरा वर्ल्ड हो, कहीं पे भी कोई भी रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट्स मेनी थिंग्स। अब देखो, आपको कुछ चीज नहीं मिली या आपके बाजू वाले घर में वो चीज मिल रही है बट आपको नहीं मिल रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारी चीजें इफेक्ट करेंगे, जैसे वेयर पीपल लीव, ह्यूमन सेटलमेंट्स, जहाँ पे रिसोर्सेज मिलेगी वहां पे लोग रहेंगे। What goods are traded, कौन सा गुड्स वहां पे ट्रेड हो रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, दो कंट्रीज के आपस में रिलेशनशिप कैसी होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स भी होंगे, बहुत सारे वॉर्स लड़े गए हैं और अभी भी हो रहे हैं ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल पा सके। तो चलो इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन अ रिसोर्स रिच एरिया। रिसोर्स रिच एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, है ना, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, तो जो लोकल लोग हैं उनको एडवांटेजेस मिलेंगी। कौन सी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोगों को वहां जॉब मिलेगी इन इंडस्ट्रीज। टाउनशिप ग्रोथ होगा, मतलब स्मॉल स्मॉल टाउन्स ग्रो होंगे, लार्ज सेटलमेंट्स होंगे अक्रॉस अराउंड द इंडस्ट्रीज, उस इंडस्ट्रीज के आसपास स्मॉल टाउन और लार्ज सेटलमेंट्स ग्रो होंगे। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्सपेंशन होगा, ज्यादा बिजनेसेस होंगे, ज्यादा इनकम अपॉर्चुनिटीज होगी फॉर एवरीवन। नेक्स्ट बेटर फैसिलिटीज मिलेगी, मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, और ये सारी चीजें अवेलेबल होगी और इम्प्रूव करेगी द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। समझ में आया? तो ये सारी क्या है? बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन अ रिसोर्स रिच एरिया। मतलब जहां पे आपको रिसोर्स मिल रहा है उस एरिया में अगर आप रह रहे हो तो ये सारी बेनिफिट्स आपको तो पक्का मिलेगी। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, कॉस्ट और द प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है। कॉस्ट मीन्स नॉट ओनली अबाउट मनी, कॉस्ट मीन्स हमारा घर छोड़ के जाना पड़ता है, उधर लड़ाइयाँ होती है, हमारे सैक्रेड प्लेस को तोड़ा जाता है। तो चलो देखो, यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफन कम विद कॉस्ट, बेनिफिट्स कॉस्ट के साथ आते हैं, बट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वो डिपेंड करता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन जो पीपल है उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना घर छोड़ के जाए, क्योंकि उस एरिया में, उस जगह पे माइनिंग, डांसिंग इंडस्ट्री सेटअप होगी। ठीक है, तो विलेजेस सबमर्ज हो रहे हैं फॉर अ डैम, विलेज को हटाया जा रहा है सिर्फ एक डैम के लिए। फैमिलीज मूव किए जा रहे हैं फॉर कोल माइंस, अगर वहाँ कोल माइंस है तो वहां से फैमिली को मूव किया जा रहा है ताकि वो वहां पे माइनिंग कर सके। थ्रेट टू sacred places, sacred places में थ्रेट है उनको, जैसे होली प्लेसेस ऑफ इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटीज में बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज। होली प्लेसेस ऑफ द इंडिजिनियस मतलब जो नेटिव लोग हैं उनके होली प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लोकल कम्युनिटीज के जो टेम्पल्स है, होली प्लेसेस है, उन्हें हटाया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है। ठीक है, माइनिंग नियर अ टेम्पल और सैक्रेड ग्रोव्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, अगर तुम वहां से इन लोगों को हटाओगे तो उनकी बिलीव्स को हर्ट होगा, बिलीव्स को हर्ट होगा तो वहां क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन लोकल पीपल एंड द कंपनीज और गवर्नमेंट।
सो लोकल पीपल कंपनीज और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि वो लोग उनकी लैंड ले रहे हैं ना, तो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट वो लोग लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। बेनिफिट्स के साथ कॉस्ट भी आती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रोल इन ट्रेड एंड एम्पायर्स। ट्रेड एंड एम्पायर्स में क्या रोल है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? सो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज प्लस ह्यूमन नॉलेज प्लस स्किल्स, ये तीनों चीजें इकट्ठा होंगे तो क्या मिलेगा? हमें एक यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे वुड स्टील मिला था एक टाइम पे, एक फेमस इंडियन प्रोडक्ट है जो यूज करते हैं हम टू मेक लोकल आयरन एंड स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप। ठीक है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या इसके? ट्रेड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हेल्प बिल्ड लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज की ट्रेड हो रही है जिसके वजह से यहाँ पे लार्ज एम्पायर्स बिल्ड कर पाए इन इंडिया। समझ में आया रोल ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर्स। नेक्स्ट, पॉलिटिकल बाउंड्रीज वर्सेस नेचुरल बाउंड्रीज। अब देखो, क्या तुम्हें लगता है कोई रिवर या कोई ओशन बाउंड्री से डिवाइडेड होते हैं? नहीं, द आंसर इज नो। तो कोई भी रिवर हो, ओशन है, कोई भी नेचुरल फिजिकल एनवायरमेंट या एलिमेंट हो, कोई भी चीज बाउंड्रीज डिवाइड नहीं करते हैं। उनकी बाउंड्रीज सेम होती है, बाउंड्रीज होती ही नहीं है उसमें। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी विद इन अ कंट्री, दैट मीन्स बीचों बीच कुछ स्टेट्स के बीच हो रही थी, रिलेटेड टू रिवर्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स ऑफन क्रॉस स्टेट बॉर्डर्स। सो जो रिवर्स है, फॉरेस्ट या मिनरल्स है जो स्टेट की बॉर्डर्स पे रहते हैं, उसके लिए यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रहा है ओवर शेयरिंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज शेयर करने के लिए यहाँ टेंशन क्रिएट हो रहा है। जैसे देखो, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, कावेरी रिवर की वाटर डिस्प्यूट हुई थी किन किन लोगों में? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी के बीच। क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ वाटर। एंड यहाँ जो सोल्यूशन निकाला गया, वहां नेगोशिएशन किया, डिस्कशन किया आपस में, और मैनेजमेंट के थ्रू, स्किलफुल मैनेजमेंट के थ्रू, स्किलफुल हैंडलिंग के थ्रू उस चीज को मेंटेन किया पीसफुली और फेयर शेयरिंग के साथ। सो देख रहे हो कि कैसे विद इन द स्टेट्स लड़ाइयां हो रही है बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बाउंड्रीज के लिए। नेक्स्ट देखो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, ये चीज कंट्रीज के बीच भी होती है। रीचिंग एग्रीमेंट बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज इज इवन मोर डिफिकल्ट। अब हम स्टेट में तो नेगोशिएशन कर लेते हैं, बट ये चीज बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उधर लोग समझे ना समझे वो चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल है, देखो, इंडस वाटर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शेयर किया जाता है, उसमें भी डिस्प्यूट हुआ था। ऑयल इज इन डिस्प्यूटेड एरियाज। तो ये सारी चीजें डिस्प्यूट होती है इंडस वाटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। डिस्प्यूटेड एरियाज में ऑयल के भी टेंशन क्रिएट हुआ। सिर्फ ये क्या हो रहा है? बिटवीन द कंट्रीज टेंशन क्रिएट हो रहा है, बिटवीन द कंट्रीज डिस्प्यूट हो रहा है। Nature flows freely, but we must work together to manage and share resources fairly across boundaries. So यहाँ पे देखो कि नेचर फ्लो हो रही है फ्रीली, बट हमें साथ रह के मैनेज करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा रिसोर्सेज को फेयरली अक्रॉस द बाउंड्रीज, वेदर इट इज विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। तो वो चीज मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा ताकि पीसफुली रह सके। समझ में आया? तो आई होप आपको ये समझ में आया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या था। पक्का समझा? तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है द नेचुरल रिसोर्स कर्व्स। ये बताओ, नेचुरल रिसोर्स कर्व्स भी हो सकता है? यस, हो सकता है, और देखते हैं कैसे हो सकता है। सो द नेचुरल रिसोर्स कर्व्स या फिर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। जिस एरिया में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, दैट मीन्स वो एरिया रिच होनी चाहिए। ये कॉमन माइंडसेट है, बट ऐसा नहीं होता। देखो, रॉन्ग assumption. Many people think that if a country has lots of natural resources, it will automatically become rich and developed. मतलब लोग क्या सोचते हैं कि कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज है, दैट मीन्स वो कंट्री रिच होगी और डेवलप्ड होगी। क्या ये राइट है? यस, ये थिंकिंग राइट है, बट यहाँ पे एक रियलिटी है। Having abundant natural resources does not guarantee economic prosperity. अगर आपके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है,
इसका ये मतलब नहीं है या वो ये गारंटी नहीं देते कि वो एरिया इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी होगी। ये चीज क्यों होती है? देखो, आपके पास बहुत रिसोर्सेस है बट आपको पता ही नहीं वो चीज यूज कैसे करते हैं, क्या उसको ट्रांसफॉर्म करके और अच्छे से आपको सेल करना आता ही नहीं, तो वो चीज आपके लिए कर्स बन जाएगी, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बन जाएगा। समझ में आया? ये देखो, ये स्केल दिख रहा है, ये स्केल क्या शो कर रहा है कि आपके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, राइट, बट आपके पास लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है, मतलब इंडस्ट्रीज कम है और उसकी वजह से यहाँ पे पॉवर्टी है। समझा? नेक्स्ट, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स कर्व? ये नेचुरल रिसोर्स कर्व क्या होता है? देखो, a situation where countries rich in natural resources actually experiences low economic growth and development। मतलब एक कंट्री है जिसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है बट फिर भी वो यहाँ पे स्लो डेवलपमेंट और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस करती है, दैट इज नेचुरल रिसोर्स कर्व। नेक्स्ट देखो, अनदर नेम फॉर द सेम आइडिया, इस चीज के लिए कुछ अनदर नेम है, दूसरा नेम है, दैट इज पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। मतलब पैराडॉक्स मीन्स समथिंग दैट सीम्स अपोजिट टू व्हाट यू एक्सपेक्ट। जैसे देखो, हमने एक्सपेक्ट किया था नेचुरल रिसोर्स है मतलब डेवलपमेंट होगी, बट उसका उल्टा हुआ, इसीलिए उसको कहते हैं पैराडॉक्स, मतलब किसी चीज का अपोजिट होना। नेक्स्ट देखो, having plenty of natural resources does not automatically mean a country is rich. In fact, sometimes it causes problem that slow down development. ये कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है जिसकी वजह से डेवलपमेंट स्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, why does this happen? ये होता क्यों है? कभी सोचा है कि कंट्री है जिसके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेस है फिर भी वो डेवलप नहीं है, उसके पीछे रीजन क्या है? देखो, many resource rich countries are unable to develop industries that convert raw natural resources into products of higher value। देखो, बहुत सारी रिसोर्सेज कंट्रीज है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है बट वो लोग वहां पे डेवलप इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं कर पाए जो उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर सके इनटू हायर प्राइस वैल्यू वाली प्रोडक्ट बना सके। दैट मीन्स अभी तक ये लोग सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही सेल कर रहे हैं, इसके सिर्फ प्रॉफिट कितना आएगा? थोड़ा सा। अगर वही लोग उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट बना के बेचे तो पैसा कितना आएगा? ज्यादा, है ना? तो दिस इज व्हाई इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट टू मेक द नेचुरल रिसोर्स इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। देख सकते हैं, सेलिंग रॉ आयरन ओर, अगर हम रॉ आयरन ओर को ऐसे सेल कर रहे हैं उससे हमें मिलेगा लो प्राइस। मेकिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड देन मेकिंग मशीन्स और टूल्स। सो यहाँ पे हमने क्या किया? उस आयरन ओर से हमने मशीन्स और टूल्स के लिए काम किया। ठीक है, मतलब पहले आयरन ओर से स्टील बनाया, स्टील से मशीन और टूल्स बनाया। अब क्या ये आयरन ओर से ज्यादा अमाउंट में बिकेगा? यस, क्योंकि अब ये एक प्रोडक्ट बन गया जो प्रोडक्ट हमें काम आएगा। नेक्स्ट देखो, हाउ इंडिया अवॉइडेड दिस कर्स। इंडिया ने इस कर्स को कैसे अवॉइड किया है? इंडिया ने इन्वेस्ट किया है इंडस्ट्रीज पे दैट यूज आवर रिसोर्सेज। यस, इंडिया ने इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट किया जो इन रिसोर्सेज को यूज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस है, जो यहाँ हेल्प कर रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और सेल्फ रिलायंस हो सके। ठीक है, बट यहाँ पे चैलेंज अभी भी है। अब कौन सा चैलेंज? ये चैलेंज है कि वी मस्ट एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली एंड यूज देम सस्टेनेबली। मतलब हम उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबली करें और उसे सस्टेनेबली यूज करें, ये है चैलेंज। जैसे इंडिया नॉट ओनली माइंस आयरन ओर्स बट ऑल्सो हैव स्टील प्लांट्स दैट मेक हाई क्वालिटी स्टील्स। इंडिया के पास आयरन ओर का माइन भी है, मतलब माइनिंग भी करते हैं, और स्टील प्लांट्स भी है जो उसे एक हाई क्वालिटी स्टील बनाती है। समझा? यहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी है और इंडस्ट्रीज भी है। चलो अब नेक्स्ट देखो, व्हाट रियली डिटरमाइन सक्सेस। यहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो सक्सेस डिटरमाइन करती है? फॉर्मूला फॉर टर्निंग रिसोर्सेज इनटू अ लास्टिंग बेनिफिट। जो फॉर्मूला है ताकि हम रिसोर्सेज को एक लास्टिंग बेनिफिट बना सके, जैसे ह्यूमन नॉलेज।
यस, ह्यूमन नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है. नोइंग हाउ टू फाइंड, एक्सट्रैक्ट एंड यूज रिसोर्सेज वाइजली. हमें पता होना चाहिए ना कहाँ से और कैसे हमें रिसोर्सेज को फाइंड करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उन्हें वाइजली यूज करना है. नेक्स्ट देखो, गुड गवर्नेंस, ऑनेस्ट एंड इफेक्टिव गवर्नमेंट दैट मेक्स फेयर यूज या फेयर रूल्स. सो ऑनेस्ट और इफेक्टिव गवर्नमेंट चाहिए जो इन्हें फेयर रूल्स दे के इन्हें हेल्प कर सके. Then next is strategic planning. Strategic planning means long term planning करें ताकि हमें quick profits मिल सके. समझा? तो ये है 3 mantras for success for lasting benefits. So natural resources are only a starting point. What really matters is what human do with them. So natural resources एक starting point है. मैटर क्या करता है कि ह्यूमन उसे क्या करते हैं, ह्यूमन उससे क्या चीज कर रहे हैं. विदाउट नॉलेज, गुड गवर्नेंस और प्लानिंग के रिसोर्सेज टेम्पररी यूज होगा और विंडफॉल हो जाएगा, मतलब सडनली डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि उनके पास ना नॉलेज है, ना गुड गवर्नेंस है और ना ही प्लानिंग है. बट अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपके लिए वो रिसोर्सेज लास्टिंग बेनिफिट्स देंगे. समझ में आया? तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई. सो इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं. सो रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं स्टीवर्डशिप. तो चलो इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है. चलो देखो, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं स्टीवर्डशिप. बट व्हाट इन बाय स्टीवर्डशिप? टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबली लाइक अ गार्डियन, नॉट अ ग्रीडी ओनर. सो हमें उन नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखना है, कैसे एक गार्डियन की तरह, एक पेरेंट की तरह और एक ग्रीडी ओनर की तरह नहीं. ठीक है, सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ रिक्वायर्स. अगर हमें लाइफ सस्टेन करना है ऑन द अर्थ तो हमें क्या क्या चाहिए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज इन वे दैट अलाउस रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन. मतलब इन्हें वैसे यूज करना है जो हमें रिस्टोरेशन और रीजनरेशन करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन्हें, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें रिन्यू होने में, तो इन्हें रिस्पॉन्सिबली और जुडिशियली यूज करना है. दैट मीन्स केयरफुली और वाइजली यूज करना है ताकि इनकी जो क्वांटिटी है वो बचा रह सके, मतलब लॉन्ग टर्म चल सके. नेक्स्ट, वार्निंग फ्रॉम साइंटिस्ट. साइंटिस्ट ने यहाँ वार्न किया है किस चीज पे? इररिस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम नेचुरल रिसोर्सेज को इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, मतलब डिक्लाइन ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रही है एंड दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन सेटलमेंट्स. समझ में आया? तो ये है स्टीवर्डशिप और कुछ वार्निंग्स फ्रॉम द साइंटिस्ट. नेक्स्ट देखो, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. ये है एक एग्जांपल जो बता रहा है कि कैसे हम हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सीरियस सिचुएशन आ सकती है ऑन द अर्थ. देखो, द प्रॉब्लम, फार्मर्स एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन. यस, ये सिचुएशन है कि फार्मर यहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर इरिगेशन, बट एक्सट्रैक्शन ज्यादा और रिप्लेनिशमेंट कम, जिसकी वजह से हम नेचर को डेंजर में डाल रहे हैं. सो नेचर को वहां पे रिचार्ज होने ही नहीं मिल रहा, मतलब रिप्लेनिश होने ही नहीं मिल रहा, उससे ज्यादा फास्टर वे में हम वहां पे एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. इसका रिजल्ट क्या होगा? वाटर टेबल ड्रॉप्स, यहाँ वाटर टेबल ड्रॉप हो जाएगा, हायर कॉस्ट लगेगा फॉर एक्सट्रैक्शन एंड इवेंचुअली नो वाटर. एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे वाटर नहीं बचेगा. नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ये है कि many growing cities in India will run out of groundwater soon. So प्रेडिक्शन ये है कि बहुत ही जल्द बहुत सारी ग्रोइंग सिटीज जो इंडिया में है उधर पे वाटर शॉर्टेज होगी, वहां पे वाटर मिलेगा ही नहीं इस वजह से, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें चाहिए, हमें निकालना चाहिए. हमें उस वाटर को केयरफुली यूज करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, नेचर को उसे रिप्लेनिश होने देना चाहिए. समझ में? नेक्स्ट है इसका सोल्यूशन. देखो, स्ट्रैटेजीज टू रेज वाटर लेवल. हमें कुछ स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ेगा ताकि हम उस वाटर लेवल को रेज कर सकें. देखो,
Traditional water harvesting, collecting and storing rainwater from rooftop and open areas for later use. So हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं वाटर को और स्टोर कर रहे हैं रेन वाटर को ताकि हम फ्यूचर यूज में काम ला सके. This is known as traditional water harvesting. Next is rejuvenation. That means reviving of ponds and tanks. हम यहाँ पे ponds और tanks पर revive मतलब restore होने का time दे रहे हैं. They say restoring traditional water bodies by removing silt, strengthening structures and improving catchment areas. So यहाँ पे हम traditional water को restore होने दे रहे हैं, वहाँ पे जो silt है उसे remove कर रहे हैं, also जो structures उसे strengthen कर रहे हैं और improve कर रहे हैं catchment areas. समझा? Next, cutting down wasteful water consumption. So यहाँ पे हम जो वेस्टफुल वाटर है, दैट मीन्स हम जो वाटर को वेस्ट कर रहे हैं उसे कट डाउन करना, मतलब उसे और रिड्यूस करना ताकि हम पानी को बचा सके. जैसे देखो अवॉइडिंग लीक्स, जहाँ पे देखो टैप लीक हो रहा है तो जाके अच्छे से बंद कर दो. यूजिंग वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स, अडॉप्टिंग माइंडफुल वाटर यूसेज हैबिट्स. तो हमें मेन चीज क्या है, हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा हमारे माइंड में कि हमें यहाँ पे वाटर को सेव करना है, तभी हम वाटर को सेव कर पाएंगे, वरना वही होगा कि वाटर खत्म. ठीक है. प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर, प्रोसेस करना है, रीयूज करना है वाटर को. जैसे ट्रीटिंग वाटर वेस्ट एंड रीयूजिंग इट फॉर इरिगेशन, क्लीनिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. हम यहाँ पे उस वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, उसे इरिगेशन, क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के यूज कर रहे हैं. तो ये हुआ सारा सोल्यूशन ताकि हम जो वाटर लेवल है उसको रेज कर सकें. Every drop saved today raises the water levels of tomorrow. So आज जो हम एक एक ड्रॉप बचाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, कल जो पानी है वो बचेगा. ठीक है. कंजर्व, रिस्टोर एंड रीयूज, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. समझ में आया? नेक्स्ट देखो आज सेकेंड एग्जांपल, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन फ्रॉम केमिकल्स. सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, मतलब खराब हो रही है. बिकॉज ऑफ वॉट, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स की वजह से. जैसे अगर हम इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं किस चीज का, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को, सॉइल यहाँ पे पुअर बन रहा है और अनहेल्दी हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है. अगर तुम्हें भी मैं दूं कुछ ऐसी चीज है, मतलब डेली खाने दूं, मैं बोलूं कि हाँ बहुत अच्छा है, बट दैट कंटेन्स केमिकल. समझ लो कोई चिप्स दे रही हो, कोई स्नैक्स दे रही हो, दैट कंटेन्स केमिकल. ठीक है. बट अगर तुम उसे डेली खाओगे तो तुम्हारी भी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा. सेम एज अगर हम सॉइल को केमिकल्स दे रहे हैं ऐसा कह के कि हाँ ये हमारे क्रॉप्स को अच्छा करेगा, बट क्या कर रहा है वो, हमारी सॉइल की क्वालिटी को खराब कर रहा है और उसे अनहेल्दी बना रहा है. जैसे देखो यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न प्रैक्टिसेस है जो बता रही है कि कैसे हम उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं सॉइल की क्वालिटी को. फर्स्ट है काउ डंग एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स. हम यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करें और काउ डंग को यूज करें. यू ऑल नो दैट काउ डंग इज गुड फॉर फर्टिलाइजर, एक गुड प्रोडक्ट है और एक ट्रेडिशनल मेथड है जो यूज किया जाता था इन द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट है मल्चिंग. मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग यहाँ पे देखो सॉइल जो है उसको जो लकड़ियां होती है ना, लाइक जो फसल है उसके बाद जो लकड़ियां बचती है उससे पूरा ढक देते हैं. एंड उससे ढकने के बाद क्या हो रहा है, उसका जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर कंजर्व रहता है एंड दैट इज मल्चिंग. जैसे यहाँ पे देखो ये इमेज में देखो, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉप है, प्लांट है, प्लांट को पूरा ढक दिया गया ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर ही रहे. नेक्स्ट है मल्टी क्रॉपिंग, जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप एक साथ ग्रो किए जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल की हेल्थ इंप्रूव हो रही है और रिड्यूस कर रहा पेस्ट और इंश्योर करते हैं बेटर yields and stability. समझ में आया? तो ये है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ कंजर्विंग आवर सॉइल. नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न, जो केमिकल बेस्ड होता है एंड जिसकी वजह से सॉइल खराब होती है. देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, सॉइल की हेल्थ खराब हो रही है क्योंकि केमिकल मिल रहा है उसके अंदर. इसके साथ साथ अब तुम जो वाटर उसमें डाल रहे हो, ठीक है, वाटर से जो केमिकल है वो अंदर जा रहा है, अंदर जाने के बाद वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है. उसकी वजह से वहां के ह्यूमंस जो उस ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं उनकी भी हेल्थ खराब होगी. ठीक है.
नेक्स्ट देखो, ओवर यूज ऑफ सिंगल क्रॉप्स। हम किसी एक ही क्रॉप्स का ओवर यूज मतलब पूरी लैंड पे एक ही क्रॉप ग्रो किया, उसकी वजह से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स दिन पर दिन कम होंगे। अगर हमने दो चार क्रॉप्स ग्रो किया उसकी वजह से क्या होगा कि एक का न्यूट्रिएंट दूसरे को मिलेगा, बट यहाँ क्या हो रहा है, एक ही क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसके वजह से न्यूट्रिएंट्स कम है। पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, बट कौन सी, केमिकल वाली, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी जो फूड है, वाटर है, वो इंडेंजर हो रही है फॉर द ह्यूमन हेल्थ। समझ में आया? सो वी मस्ट लर्न फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिप्लेनिश एंड रिजुविनेट आवर सॉइल। सो हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने सॉइल को रिप्लेनिश कर सके, कैसे उसे रिवाइव कर सके। So replenish, restore nutrients and fertility, rejuvenate, revive soil life health, sustain, build a better future for all. समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये है कुछ केस स्टडीज, दैट मीन्स कुछ केस स्टडीज जो रियल है और इंडिया के है, जो रियल स्टोरी बताती है। देखो, पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस, ये हमारा फर्स्ट है। इसमें क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया एंड ग्रीन रेवोल्यूशन ने यहाँ पे पंजाब को, इसके साथ साथ इंडिया की पॉपुलेशन को सेल्फ सफिशिएंट बनाया इन फूड, ठीक है। बट सेम स्टेट फेसेस अ सस्टेनेबिलिटी क्राइसिस, नेचर एक्सप्लॉइटेड बियॉन्ड रीजनरेशन। यहाँ देखो गलत क्या हुआ यहाँ पे, हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, मतलब ये जो सीड्स है जो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स कहते हैं। ये सीड्स है जो वीट और पैडी, दैट इज राइस की वेराइटीज, जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो करने के लिए माना जाता है, बट इसमें बहुत ज्यादा वाटर लगता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल गया फार्मर्स को, उन्होंने क्या किया, ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर कर दिया, क्योंकि अब इनको तो इलेक्ट्रिसिटी पे करना नहीं पड़ रहा है, जितना मिले उतना ये लोग पानी निकालते रहे, ठीक है। फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज किया यहाँ पे, मतलब मॉडर्न फार्मिंग में ये सारी चीजें जरूरी होती है एंड हाइल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो फर्स्ट थिंग था HYV सीड्स, जिसके वजह से ज्यादा वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो फार्मर्स को फ्री कर दिया कि तुम जितना मन चाहो उतना पंप करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, वो हमारी सॉइल को खराब कर रहे हैं एंड वही चीज हमारे सॉइल के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी खराब हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि ग्राउंड वाटर का लेवल गिर गया एंड यहाँ पे 30 मीटर्स डेप्थ तक भी पानी नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ दी पंजाब में वाटर इनएक्सेसिबल हो गया। हेल्थ हजार्ड, हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो केमिकल डिसॉल्व हुआ था ग्राउंड वाटर में उसके से भी इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया कहा गया किसको, 80% ऑफ द पंजाब को ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया कहा गया। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये जो मैप है वो बता रहा है डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मैप ऑफ पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़, मतलब पंजाब और चंडीगढ़ स्टेट का डेप्थ बता रहा है कि कितना नीचे तक यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड सिक्योरिटी वाज अचीव इन द शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस विल टेक टाइम एंड एफर्ट टू हील। सो देखो, शॉर्ट टर्म के लिए आपको फूड सिक्योरिटी मिल गई, बट लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट हुआ है उसका क्या, उसे अब हमें हील करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और अगर हमने नेचर को टाइम नहीं दिया तो वो चीज और इफेक्टिव होगी और ज्यादा इफेक्ट करेगी ऑन द ह्यूमन लाइफ। समझ में आया? चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, केस ऑफ सीमेंट, दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री। देखो हमारे आसपास हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सारी चीजों को सीमेंट चाहिए बिल्ड करने के लिए, बट वही सीमेंट जब पोल्यूशन के फॉर्म में हम ह्यूमंस पे इफेक्ट कर रहे हैं एंड दैट अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ। देखो सीमेंट प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, सीमेंट का प्रोडक्शन ही मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। ये कौन कौन से टाइप ऑफ पोल्यूशन कर रहा है, देखो एयर पोल्यूशन कर रहा है, उसके जो फाइन फाइन डस्ट होते हैं ना, वो हम ह्यूमंस के लंग्स में भी जा रहे हैं, एनिमल्स के भी जा रहे हैं, एंड जब वो डस्ट जाके क्रॉप्स के लीव्स पे बैठ रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे यील्डिंग डिक्रीज हो रही है। समझा? क्रॉप डैमेज हो रहा है।
सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। तो वेस्ट है वो कंटामिनेट हो रहे लैंड में और वाटर में, वो वहां से डिकम्पोज नहीं हो पा रहे, तो यहाँ सॉइल और वाटर दोनों भी पॉल्यूट हो रहे हैं। समझ में आया? तो देखो कि जैसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज सीमेंट, बट उसके इफेक्ट्स कितने हैं हमारी लाइफ पे। सो इसे बचाने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या चीज कर सकते हैं? सीपीसीबी दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है जिससे हम पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें। अल्टरनेटिव मटेरियल जैसे स्टोन, मड, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स, रिसाइकल और प्लास्टिक वेस्ट को यूज करें, ताकि उससे हम सीमेंट को कम यूज करें और इन सारी चीजों को हम ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट है सस्टेनेबल मटेरियल, जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न टेक को कंबाइन करके हम पोल्यूशन लेस कर सकते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकते हैं और क्लाइमेट फ्रेंडली बना सकते हैं। तो समझा कि कैसे हमने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला, बट अगर उस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तभी हम हमारे नेचर को बचा सकते हैं। समझा? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज, जिसको हम कहते हैं वृक्ष आयुर्वेदा। वृक्ष आयुर्वेदा क्या है? एक एंशिएंट इंडियन बोटानिकल साइंस, मतलब जो साइंस है रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्री। ठीक है, वृक्ष मतलब ट्री, आयुर्वेदा मीन साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये कब फॉर्मलाइज हुआ? अराउंड 10th सेंचुरी सीई, 10th सेंचुरी सीई में बाय सुरापलास ये फॉर्मलाइज हुआ। इसमें कुछ की फीचर्स है, जैसे कौन सा प्लांट कौन से क्रॉप्स के लिए, कौन सी सॉइल के लिए परफेक्ट है, सीड कलेक्शन कैसे करना है, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, उसको प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट क्या देनी है, इरिगेशन बेस्ड ऑन प्लांट स्पीशीज, ग्रोथ स्टेज, सीजन, ये सारी चीजें कौन बता रहा है हमें? वृक्ष आयुर्वेदा बता रहा है। दैट मीन्स एक प्लांट के क्रॉप के बारे में ऑल ओवर थिंग्स हमें वृक्ष आयुर्वेदा बताता है। जिसे नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स क्या क्या हमें यूज करना चाहिए फॉर मेकिंग द नेचुरल पेस्टिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग कितना इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, देख फ्लोइंग मेथड्स बताया गया है, ताकि उसमें मॉइस्चर जो है वो रिटेन रहे और सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करे। समझ में आया? तो ये सारी जो की फीचर्स है वो हमें कौन दे रहा है? वृक्ष आयुर्वेदा बता रहा है। एंड ये उस बुक में, एक वृक्ष आयुर्वेदा नाम का बुक है, उसमें लिखा है दिस इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो नेचर के साथ वर्क करता है, रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करता है और इंश्योर कर रहा है कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी रहे। इसके साथ साथ वो सपोर्ट कर रहा है लाइफ को ऑल अराउंड। समझ में आया? समझा आपको वृक्ष आयुर्वेदा क्या था, कैसे काम करता है और क्या क्या चीजें उसमें दी गई है। चलो नेक्स्ट इज सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, देखो एक फैमिली है जो पेमा की फैमिली है, पेमास फैमिली फार्म है। यहाँ पे यील्ड्स डिक्लाइन हो रहे थे, माउंटिंग डेब्ट्स, मतलब इनके जो डेट्स है, डेट्स मीन्स कर्जा इनका बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव केमिकल्स लाने पड़ रहे थे उस वजह से। ठीक है, तो इन्होंने चेंज क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रमोट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग को, फैमिली स्विच हो गई टू कंपोस्ट, नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट्स जैसे नीम गार्लिक यूज करके, मल्टी क्रॉपिंग करके। तो ये स्विच जब उन्होंने किया, इनिशियली स्ट्रगल हुआ, मतलब स्टार्टिंग फेज में तो स्ट्रगल हुआ उनका, बट yields dropped as soil recovered from chemical। देखो अब किसी की बॉडी पूरी केमिकल से भरी है, तुम अचानक से उसको अच्छी अच्छी चीजें देने लगोगे एज अ हेल्दी चीज है, ठीक है, तो कुछ टाइम लगेगा उसको रिकवर होने में। सेम चीज सॉइल में भी हुआ, सॉइल में इतने सालों से तो केमिकल पड़ा था, तो उसे धीरे धीरे टाइम लगा, एंड जब वो टाइम हो गया, मतलब जब वो केमिकल फ्री हो गया, तो सिक्किम आफ्टर 5 years एक स्मॉल स्टेट ने एक बड़ा चेंज किया, एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाया और सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना और इसे मिला ऑल फार्म सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, जहाँ पे हेल्दी सॉइल है, हेल्दी फ्यूचर है, नेचर थ्राइव हुए, फार्म्स थ्राइव हुए, क्लीन एनवायरनमेंट आया, मोर टूरिज्म अट्रैक्ट किया, हैप्पियर फार्मर्स और बेटर लाइवलीहुड मिली यहाँ पे। जिसे देखो इसके इफेक्ट्स क्या हुए, लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश हुई, बेनिफिशियल फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रिटर्न हुए, टूरिज्म इंक्रीज हुआ क्योंकि वो 100% ऑर्गेनिक है, तो लोग भी चाहते थे ना कि हम भी जाने की इन्होंने कैसे किया। फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई बाय 20%। नेक्स्ट, ग्लोबल मॉडल, सिक्किम shows that an entire region can successfully transition to sustainable farming
while improving both ecology and economy. मतलब एक कंट्री या फिर एक रीजन यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांजिशन हो सकता है टू सस्टेनेबल फार्मिंग। यहाँ पे उन्होंने इकोलॉजी भी इम्प्रूव किया और इकोनॉमी भी इम्प्रूव की। समझ में आया? तो ये देखो कि कैसे 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना इन द 2016 वर्ल्ड का 100%। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है सालों साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहा है, तो उन्हें बचाना भी तो पड़ेगा। देखो, यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्लोली सो दैट दे लॉन्ग लास्ट इनफ फॉर ह्यूमैनिटी टू फाइंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। मतलब देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्लोली यूज करे ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और वहां पे ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सके ताकि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स वो ढूंढ सके। स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वेर एवर पॉसिबल। मतलब हमें जहां जहां जरूरी है, पॉसिबल है, वहां पे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ स्विच हो सके। नेक्स्ट देखो, ये है इंडिया की लीडरशिप कहाँ पे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम कहते हैं ISA। ये लॉन्च किया था इंडिया और फ्रांस ने इन द ईयर 2015। ये कोलिशन था, कोलिशन मतलब जुड़ के सब मिलके इन्होंने सनशाइन रिच कंट्रीज में कमिटी बनाई टू सोलर पावर। ठीक है, सो यहाँ पे चैनल बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू सोलर प्रोजेक्ट। इंडिया का रोल था कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगाया उन्होंने सोलर प्रोजेक्ट्स में, टेक्निकल एक्सपर्टीज दी और अफोर्डेबल फाइनेंसिंग ऑप्शन दिया। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है इन आवर कंट्री, दैट इज बदला सोलर पार्क, एंड जो शो करता है कि कैसे कंट्री ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सो देखो कि कैसे फॉर इंडियंस दिस मीन्स बोथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। फॉर एन इंडियन ये क्या मीन करता है कि यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी देखी। तो समझ में आया कि इंडिया का लीडरशिप इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलो नेक्स्ट, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस इशू। अनफेयर रियलिटी, distribution and access to even basic resources like water and clean air is often unfair to some sections of society। देखो, कुछ ऐसी चीजें जैसे हम डेली यूज करते हैं वाटर और क्लीन एयर, वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज के लिए। जैसे ड्रिंकिंग वाटर इन सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर अच्छी नहीं होती, रेगुलर सप्लाई नहीं मिलता। मेनी एरियाज डू नॉट गेट एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई, ये इशू होता है इन द सिटीज। एयर पोल्यूशन, ये कैसे कॉज हो रहा है, इंडस्ट्रीज के फॉसिल फ्यूल से, जो अफेक्ट कर रहा है, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा है और प्रोटेक्शन कम। समझो। नेक्स्ट, स्टेटशिप एंड लोक संग्रह। देखो, स्टेटशिप क्या होता है, गार्डियन और केयर टेकर की तरह काम करना ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। वहीं पे लोक संग्रह क्या होता है, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। तो ये लोक संग्रह है, भगवत गीता का एक टॉपिक है, उसमें लिखा गया है कि वेलबींग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, खुद की डिजायर से पहले बाकियों के बारे में भी सोचना है। एंड दिस इज हाउ हमें नेचर के बारे में सोचना चाहिए। तो समझ में आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया? Has the time come for us to consider this seriously? अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या वो टाइम आ गया है कि हम अब नेचुरल रिसोर्सेज को सीरियसली लें? यस, आ गया है, और अब हमें हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को सेफली, सीरियसली यूज करना है, सस्टेनेबली यूज करना है, ताकि फ्यूचर के लिए भी रहे एंड इवन हमारी सर्वाइवल तक के लिए रहे। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया। इस चैप्टर में हमने पढ़ा विंडर्स नेचर बिकम्स अ रिसोर्स, कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें बेस्ड ऑन यूज और बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी पढ़ा, रिन्यूएबिलिटी पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, नेचुरल रिसोर्स कर्स होता है वो तक पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज स्टीवरशिप।
तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर।